गूंज के एक नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के नाटक का नाम है आखिरी फरमान। दादाजी गिर गए माँ, बाबा, ताई, दादाजी गिर गए। कोलकाता से रवाना हुई ट्रेन 1367 अब लखनऊ के प्लेटफॉर्म 9 पर पहुंच चुकी है। मैं इकबाल और मेरे वालिद मोइन साहब। मेरी कहानी की शुरुआत कुछ दुख भरी है तो ज़रूर, और कल से तो मैं वही करूँगा जो मोइन साहब करते आए हैं हमेशा से। उनके इंतकाल के बाद मुझे ही तो कमान लेनी थी उनकी। मेरे अब्बू तो हमेशा से दूसरों की कहानी पहुँचाते थे, और फिर क्या, मुझे भी यही करना था। जब उनका इंतकाल हो गया ड्यूटी के दौरान, एक आखिरी कहानी के संपादक को ढूंढते ढूंढते, ना जाने इस झोले में ये किसका फरमान रह गया। अब ये अब्बू का अधूरा काम तो पूरा करना है मुझे। अम्मी, ओ अम्मी, साइकिल की चाबी कहाँ है? बिस्तर के नीचे होगी बेटा, जहां अब्बू रखा करते थे। अब्बू की सबसे लाडली थी ये साइकिल, जो मुझसे पहले आई थी इस घर में, और माँ से भी पहले। ये साइकिल उनके पिताजी की थी। वो भी दूसरों के तार लेकर इसी साइकिल से जाया करते थे। हर रास्ता मालूम है इस साइकिल को इस शहर का। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी हर रास्ता ढूंढने में। हाँ हाँ, मिल गई माँ। संभल कर जाना बेटा। ये शर्मा जी का है, ये शुक्ला जी का, और ये है राधे श्याम जी का। चलो, और सब मैं रास्ते में पढ़ लूँगा। फतेहपुर से तार आया है मौसी। आई आई बेटा। ये लो मौसी, लिफाफा आया है। इन आँखों से कुछ सुझाई नहीं देता है इस उम्र में। अब ज़रा बताएगा कि किसने भेजा है? बस मैंने एक अल्फाज ही पढ़ा था जैसे उस खत का, और जब रुख मोड़ा तो मानो आँखों में जैसे एक झरना सा बह आया हो, जिसकी बूंद पलकों पर आ रुकी हो। एक लिफाफा कितने ही एहसास लाता है बटोर कर, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को पता हो। और जो मुझे आज एहसास हुआ वो शायद कभी नहीं हुआ था। अरे काका, खत आया है बिजनौर से। हाँ हाँ, आया। एक खत का सफ़र, बस कागज़ पर स्याही पिरोने से, डाकघर से रिहाई होने और उस संपादक तक पहुंच जाने तक का नहीं होता। इस बीच में आते हैं मोइन साहब और इकबाल, यानी मेरे जैसे लोग, जो हर डगर से उस नाव को सूखी नदी या भरी बरसात के रास्ते ले आते हैं, मुश्किल हालातों से बचाकर। और उसी बीच कोई मौसी की तरह हर ईद पे सिवाई खिलाता, तो कोई काका होली पे रंग लगाता। वही दिवाली पे पटाखे लिए कोई ना कोई घर ही चला आता है। बस डाकिया चिट्ठी से मनी ऑर्डर पहुंचाने तक ही नहीं, ना जाने ही कितने तो रिश्ते बनाता है। और अब्बू हमेशा साइकिल पे बैठाकर मुझसे एक बात का जिक्र किया करते थे कि कुछ अफसाने बिना आवाज़ के भी कितनी खामोशी से शोर मचाते। ना जाने कौन ऐसा शख्स है जो न पता जानता है न उसका नाम। चलो, आज फिर मैं ये खत अपने घर ले जाता हूँ। अम्मी। हाँ हाँ, आ रही हूँ।
अम्मी, मैं हर दिन सोचता हूँ कि अपना काम पूरा करके तसल्ली से घर वापस आऊँ, मगर पता नहीं क्यों हर दिन ये एक खत मेरे झोले में ही रह जाता है। ना पता है इसका, ना ही कोई नाम, ताकि मैं इसे उस इंसान तक पहुँचा सकूँ जिसके लिए ये खत लिखा गया है, और ना जाने वो भी नहीं आता वापस लेने, जिसने इसे लिखा है किसी के लिए। किसी की एक भूल की वजह से मैं ना जाने कब तक भटकता रहूँगा। और अम्मी, अब तो लगता है कि मुझसे नहीं होगा ये काम। बेटा, कोई तो तरीका होगा। मैंने सब करके देख लिया, मगर कौन और कब इसे अब्बू को देकर गया ये कैसे जानूंगा मैं? तो बेटा, ऐसे तो बस ये कोरा कागज़ ही बनकर रह जाएगा। स्याही अगर कागज़ पर तराशी गई है तो उसे पूरा हक है उसके हकदार को मिलने का। अम्मी, मगर मैं नहीं जानता कौन है वो। बेटा, इसे कोरा कागज़ ना बनने दे। हर उस खत की तरह जिसे कबूतर आज़ादी के पहले लेकर उड़े तो थे, मगर फिर बंटवारे की वजह से पहुंच ना पाए पाबंदियों के उस पार। मगर अम्मी, बेटा, बहुत दिन हो गए हैं इसे तुम्हारे पास। शायद किसी ने किसी खास मकसद से भेजा हो अब्बू को। अम्मी, मेरे हित में सिर्फ कहानियाँ पहुँचाना है, उन्हें पढ़ना नहीं। अगर बेटा नहीं पढ़ा तो इसकी स्याही रखे रखे सूख जाएगी और एक दिन खुद में ही घुटकर ये कागज़ सब भूल जाएगा। फिर इसका कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। सारे शब्द अपना आकार बदल लेंगे और फिर तुम चाहोगे तब भी नहीं पहचान पाओगे एक भी अक्षर। ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं एक बार आंख फेर लेता हूँ, शायद अंदर नाम या पता ही मिल जाए। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटा, मुझे ये खत पहुंचाने में देर हो जाती, इसीलिए मैंने इस पे कोई नाम नहीं लिखा, ताकि ये मेरे झोले में ही रहे और तुम्हें खुद मिल जाए जब तुम आओ और ये नौकरी संभालो। हालांकि मेरी नौकरी में अभी बहुत टाइम बाकी है रिटायरमेंट के लिए, मगर ज़िंदगी साथ चलने को वहाँ तक राज़ी नहीं। बस कुछ पल उधार मांगे हैं इसे ये खत लिखने को। और तुम्हें बस एक बात बतानी है जो मैं नहीं कर पाया उम्र रहते हुए, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें शहर भेजा, ताकि तुम कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, कुछ बन सको। मैं तो बस दूसरों की कहानी एक घर से दूसरे घर पहुंचाने में अपनी ही कहानी भूल गया। और जब याद आई ज़िंदगी की अपनी, तब तक तो ये रूह और ये ज़िंदगी मौत से सौदा कर चुके थे। मुझे तो बस ये बताना है कि बेटा, हर किसी की ज़िंदगी होती है और हर कोई अपनी कहानी खुद लिखता है। हम दूसरों की कहानियों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद की कहानी और खुद की ज़िंदगी का तकाजा ही नहीं रहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कहानी हर घर तक पहुँचे, वो भी बिना कुंडी खटखटाए। लोग तुम्हारा पता पूछे, ना कि तुम लोगों का। लोगों को इंतज़ार रहे तुम्हारे आने का, अपने ख़त का नहीं। जाओ बेटा, शहर लौट जाओ और अपनी कहानी तुम खुद लिखो। अब मुझे इस काम को लेकर कोई मलाल नहीं, ना अब कोई सवाल है दिल में। मैं शहर से गांव तो आया, कभी लगा नहीं था कि मैं फिर से पहचान बना पाऊंगा या कुछ कर पाऊंगा इस डाकिये की नौकरी के साथ। मगर अब पता चल रहा है कि शहर हो या गांव, जगह दिल में बनाई जाती है। हाँ, हर कोई अपनी कहानी खुद लिखता है। मैं शहर भी अपनी कहानी लिखने गया था, मगर धीरे धीरे अपनी कहानी लिखने के चक्कर में मैं अपनी पहचान खोता रहा। आज जब भी किसी गांव में जाता हूँ तो लोग अपने खत से पहले आपकी खबर और खैरियत पूछते हैं। आपके नाम से आज भी दिवाली पे मिठाई भेजते हैं, क्योंकि हर कहानी ज़रूरी नहीं कि लिखी जाए या सुनाई जाए। और आप ही तो कहते थे ना
कि कुछ अफसाने बिना आवाज़ के कितनी खामोशी से शोर मचाते हैं। आज गूंज है लोगों के दिलों में आपके नाम की, और मैं इस गूंज का संपादक बनकर हर दिन बस दरवाज़ों पे दस्तक देता रहूँगा। और बस अब यही है मेरी पहचान, मेरा अकीदा और मेरा कलाम। आखिरी फरमान इस नाटक के लेखक और निर्देशक वैस सिद्दीकी, वॉइस एक्टर्स दीक्षा ढंडानिया, निधि चौहान, सुमन राय, जवाद अहमद और वैस सिद्दीकी, साउंड रिकॉर्डिस्ट यश गोवियस, साउंड एडिटर सारांश रूंगटा, BTS राहुल चौधरी। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लाइली दत्ता और भास्कर रॉय का। सुनते रहिए गूंज।